हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। छत्तीसगढ़ सेट पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम कम्युनिकेशन यूनिट का क्विक रिवीजन सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से गारंटेड अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए 30 डेज कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस एग्जामिनेशन से पहले पूरा करवा दिया जाएगा। इस कंप्लीट कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, जहां पर एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाती है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें 30 मॉक टेस्ट इंग्लिश में और 30 हिंदी में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले इन मॉक टेस्ट को अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो गारंटी है कि आप 100 में से पेपर वन में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। एंड यकीन रखिए कि इस सीरीज के बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि 50% ऑफ इस न्यू बैच के लिए हम आपको दे रहे हैं। आप सभी को कोई भी डाउट्स है या ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इस तरीके से आपको कोर्स मिलेगा। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने फ्री वीडियोस है। सेपरेट मेरा कोर्स है, जहां पर आप देख सकते हो कितने ज्यादा मॉक टेस्ट है। जितने भी क्लासेस रहते हैं उनके पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नोट्स आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये जो भी वीडियोस हैं, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी गिवन नंबर्स पर इजीली कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कम्युनिकेशन का पूरा सिलेबस, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर मेजरली वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया जाता है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको पहले एनटीए इतना वेटेज नहीं देता था, लेकिन अब लगभग हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम इस सेशन में पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कम्युनिकेशन, जिसको कि संप्रेषण या संचार कहा जाता है, ये होता क्या है। अब दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वही होता है जब कोई पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एंड वो पर्सन उस चीज को समझ भी रहे होंगे। अब मान लीजिए कि मैं जैसे आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में पेपर वन पढ़ा रही हूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद हिंदी समझ ही नहीं आती। तो क्या ये एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा? ये नहीं होगा। क्योंकि जिस मीडियम के थ्रू, जिस लैंग्वेज के थ्रू आप समझना चाहते हो, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, मैं उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर रही हूँ। एक बेस्ट कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जब सेंडर यानी कि मैसेज देने वाला और रिसीवर यानी कि मैसेज रिसीव करने वाला, सुनने वाला पर्सन सेम लैंग्वेज को फॉलो करते हो और सेम अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी फॉलो करते हो, तभी एक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कम्युनिकेशन की ये कहती है कि इट इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ स्पीच, सिग्नल और इन राइटिंग। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बोलकर ही अपनी बात प्रेजेंट करें। कम्युनिकेशन में हम किसी को लिख कर, किसी को बोलकर, किसी को इशारे के थ्रू, किसी भी तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। एंड और भी ज्यादा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें जरूरी होता है फीडबैक। अब जैसे मैं हर एक सेशन के बाद, हर एक सेशन के बीच में भी आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ और आपको ये भी कहती हूँ कि इसके आंसर्स मुझे कमेंट करके बताइए। तो जब आप उसका रिप्लाई करोगे, कमेंट करके मुझे रिप्लाई करोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे फीडबैक दे रहे हो। आपको अगर ये सेशंस पसंद आते हैं, जैसे ऑलरेडी हम टीचिंग और रिसर्च पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको कहती हूँ कि कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि कोई कमी तो नहीं है सेशंस में। तो ये होता है फीडबैक। अगर आप लोग मेरी बातों का, मेरे कहे हुए सवालों का जवाब देते हो, दैट इज कॉल्ड फीडबैक, जो कि हमारी इस कम्युनिकेशन, जो टीचिंग के लिए कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कम्युनिकेशन की। इसी के साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे पास बेसिकली 6 चीजें आती है। देखो, सेंडर होता है वो पर्सन जो मैसेज सेंड करता है, मैसेज देता है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आपकी मैम यानी कि मैं हूँ सेंडर।
आप लोग एबीसी नाम के मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लोग हो रिसीवर। मैं जो भी बोल रही हूँ उसको एनकोड करना बोलते हैं। जो सेंडर होता है, सेंडर कभी भी कोई मैसेज अगर देते हैं, उस चीज़ को एनकोडिंग या एनकोड करना कहते हैं। और रिसीवर के एंड पर उसी चीज़ को समझ लेना डिकोडिंग कहा जाता है। अब मान लीजिए कि मैं किसी की शॉर्टकट या किसी कीवर्ड से आपको कुछ बात कह रही हूँ और आप उस चीज़ को समझ भी पा रहे हो, इसका मतलब है कि मेरे एन्कोडेड मैसेज को आपने डिकोड कर दिया। तो इस चीज़ को बस इतना सा ध्यान रखिए, सेंडर की साइड पर एन्कोडिंग होती है और रिसीवर की साइड पर डिकोडिंग होती है। ओके? अब यहाँ पर एनकोडर मैं हूँ, डिकोडर आप लोग हो और हम क्या शेयर कर रहे हैं? मैसेजेस शेयर कर रहे हैं। एंड एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको बताया हमेशा फीडबैक ज़रूरी होता है, जो कि रिसीवर हमेशा सेंडर को देता है। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि चलिए बताइए आप कैसे हो? आपको क्या-क्या समझ आया? और सामने से आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया, तो मुझे बुरा लगेगा। मैं कहीं न कहीं चुप हो जाऊँगी, उसके बाद नहीं पूछूँगी कि आप लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे। वहीं अगर मैंने आपसे पूछ लिया सेम सवाल और आपने उसका बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया, पॉज़िटिव, नेगेटिव जो भी रिप्लाई किया, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है लेकिन रिप्लाई किया। इसका मतलब है कि फीडबैक आया है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो रहा है, बेस्ट लेवल पर चल रहा है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। कुछ फेमस स्कॉलर्स के द्वारा दी गई कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैं लेकर आई हूँ, बार-बार पूछी जाती हैं। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान-प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को सेंड करना इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन को एक या एक से ज़्यादा पर्सन के साथ शेयर करना इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, ये देखो यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ें लिखी है कि कम्युनिकेशन इज अ सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ अनदर। इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आप लोगों को जैसे यूनिट वाइज यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रही हूँ। अब ऐसे में क्या हुआ, मैंने जो पढ़ाया वो एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया। ऐसा तो नहीं है जहाँ से मेरा मन किया, जैसा मेरा मन किया बस कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। एक सिस्टमैटिक वे के साथ हमने पढ़ाना और पढ़ना शुरू किया है। ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। आप सोच रहे हो कि किसी पर्सन से एक बार ही बात करके आप फाइनल कर सकते हो कि वो कैसे बिहेवियर के हैं, कैसे नेचर के हैं, तो वो गलत सोच रहे हो। सिस्टमैटिक और कंटीन्यूअस प्रोसेस से ही कम्युनिकेशन को इफेक्टिव माना जाता है और यहीं से हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते आप सभी स्टूडेंट्स को पेपर वन में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस ग्रुप की खास बात ये है कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो भी मेरी क्लासेस रहती हैं उनके पीडीएफ्स और लिंक्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड बहुत आसानी से आप सभी पेपर वन में एटलीस्ट 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकें। तो आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप सबको फ्री में जॉइन कर लेना है। हैं। सो अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। सो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें बता दी है। सेंडर ने क्या किया, मैंने आप लोगों को एक मैसेज दिया, कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे अभी शेयर कर रही हूँ, इसको एन्कोडिंग कहा जाता है चैनल और मीडियम। चैनल और मीडियम है कि कैसे आप बोल रहे हो, आप टेलीफ़ोन, मोबाइल के थ्रू बात कर रहे हो, आप रिटन में उनको किसी पेपर पर लिख कर दे रहे हो, ओरल वे में यानी कि सामने से बोल कर कह रहे हो। तो चैनल और मीडियम होता है कि किस तरीके से एक सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुँचाने में मदद करते हैं। ऑडियंस है और यहाँ पर फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, जो कि सेंडर को चाहिए ही होता है। इसको प्रतिपुष्टि कहा जाता है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन पर जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये टॉपिक आपको डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले कुछ एग्जामिनेशन में इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। सो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला तो देखो बेसिक फंक्शन ये होता है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको नॉलेज देना चाहती हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अपने कल्चर का, अपने इंटीग्रेशन का प्रमोशन आपके साथ करना चाहती हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी
फंक्शंस में भी इनको अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया है। जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं मैक्रो फंक्शंस। सो मैक्रो फंक्शंस में ये शुरू के 8 फंक्शंस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है इमोटिव फंक्शन। इमोटिव को आप याद रख सकते हो इमोशंस के साथ। अब कई बार क्या होता है, अपने इमोशंस प्रेज़ेंट करने के लिए आप बोल देते हैं ना, ओह माय गॉड! लोग ये टर्म बहुत यूज़ करते हैं, ओह माय गॉड हो गया, ओह नो! ठीक है? इस तरीके की कुछ जनरल टर्म्स होती हैं जो कि इंटरनलाइज़ हम कर चुके हैं, हमारी रूटीन में ही है, तो कुछ भी सिचुएशन हो, ऐसे कुछ शब्द हमारे मुँह से निकल ही जाते हैं। तो जो इमोशनली चीज़ें एकदम से हम कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमोटिव फंक्शन। एग्ज़ाम्पल बेस्ट बता दिया, ओह माय गॉड! कई लोग ओह नो! ऐसे टर्म्स को यूज़ करते हैं इमोटिव फंक्शन में। अगला है डायरेक्टिव फंक्शन। ओके, सो डायरेक्टिव फंक्शन होता है जिसमें कि हम कोई एक पर्सन अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर में डायरेक्टली अफेक्ट करने की उसके बिहेवियर को कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव फंक्शन। अगला है फेटिक फंक्शन। फेटिक फंक्शन को आप याद रख सकते हो किसी भी चीज की कंफर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। अब आप जब फोन करते हो किसी को, तो आप डायरेक्टली तो कॉल पे बोलना शुरू नहीं कर देते हो, पहले यही बोलते हो ना, हेलो कौन बोल रहे हैं, हेलो क्या आपको हमारी आवाज आ रही है। तो फिटिक फंक्शन हमें ये कहते हैं कि हम अपना मैसेज डिलीवर करने से पहले, प्रॉपर कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले एक कंफर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, कि जिसके लिए ये मैसेज है क्या वो पर्सन सुन रहा है, जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार क्लियर हो जाए कि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है या नहीं, दैट इज कॉल्ड फिटिक फंक्शन। अगला है पोएटिक फंक्शन। पोएटिक फंक्शन देखो, पोयम के थ्रू या फिर कुछ टैग लाइन्स होती है ना, उन्हीं के थ्रू हम चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप ये कोई तारीफ़ कर रहे हैं, तो अपने आपने खुद अपनी तारीफ़ में बोल दिया कि हाँ, मैं तो झांसी की रानी हूँ, आई एम द क्वीन। इस तरीके के कुछ टर्म्स बोलते हैं, जैसे मान लो मुझे किसी ने कुछ बोल दिया और मैंने सामने से कह दिया, यस आई एम द क्वीन। तो ये पोएटिक फंक्शन है कि मैंने एक टैग लाइन यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज कर दी है। ओके, इसी के साथ फिर अगला फंक्शन आ जाता है रेफरेंशियल फंक्शन। इट रेफर्स टू एनी मैसेज दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन। एक कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन मैं उसको सिंपल से तरीके से नहीं बताना चाहती, मैंने उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है कुछ इंफॉर्मेशन को एक्स्ट्रा लेवल पर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स देखो, अगर ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, वो कि जो कि मुझे श्योरिटी है कि जरूर आ रही होंगी, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि सेशंस पसंद आ रहे हैं एंड मैं सारी यूनिट्स कंटिन्यू करूं। अगर कोई डाउट है तो भी मुझे पूछ सकते हो, ये सभी टॉपिक्स पर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगला है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शंस। ये फंक्शन बेसिकली फोकस करते हैं अटेंशन, लैंग्वेज का जो कोड होता है ना, उसकी अटेंशन पर ये मेजर फोकस रखते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ, तो आप उस बात के मीनिंग से ज्यादा मेरी लैंग्वेज पर, मेरे ग्रामेटिकल एरर्स जो होते होंगे मे बी, उन चीजों पर आप लोग फोकस करते हो। मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन इसको बोलते हैं। अगला है कॉन्टेक्सचुअल फंक्शंस। सो इट सेट्स द टोन। फॉर एग्जांपल, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले या कई बार कुछ बात करते-करते हम हाँ, इस तरीके के कुछ सिंबल्स, कुछ छोटे-छोटे टर्म्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्सचुअल फंक्शंस। ओके, अगला है ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। सो वी हियर वी यूज़ लैंग्वेज टू गेन नॉलेज, लर्न एंड एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। ह्यूरिस्टिक फंक्शन में हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। अगले 4 फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स डायरेक्टली एग्ज़ाम में बहुत बार आई है। पहला है डिनोटेशन। ओके, सो डिनोटेशन बेसिकली किसी भी वर्ड का एक लिटरल मीनिंग होता है। डिक्शनरी की डेफिनेशन आपने सुना होगा टर्म, कुछ चीज़ें होती है ना जिसका मीनिंग रियल लाइफ में हमें कुछ और पता होता है, लेकिन डिक्शनरी खोलकर देखोगे तो टिपिकल मीनिंग मिलेगा आपको उसका, इंग्लिश, हिंदी किसी भी लैंग्वेज में, दैट इज़ कॉल्ड डिनोटेशन, जो डिक्शनरी मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कॉनोटेशन होता है, it refers to the associations that are connected to a certain word or the emotion suggestions related to the word। किसी भी वर्ड, अब मैं आपके सामने कोई सेंटेंस रख रही हूँ, कोई वर्ड बोल रही हूँ,
उस वर्ड के पीछे मेरे क्या इमोशंस हैं और क्या मैं उन इमोशंस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ सामने वाले के आगे, दैट इज कॉल्ड कॉनोटेशन। अगला है सिमिली। सिमिली कंपैरिजन होता है दो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स का, जिसको कि हम वर्ड्स के साथ पहले कनेक्ट करते हैं, फिर उनके बीच में डिसिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करते हैं। एंड मेटाफर, अगर खास तौर पर स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों से इन टॉपिक्स के बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो मेटाफर क्या होता है? ये सिमिली के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट that a metaphor compares two dissimilar objects without using the words as or like। देखो, सिमिली में हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, एज लाइक, जैसे मैंने बोल दिया कि आपके मार्क्स आप उसकी तरह हो, लेकिन फिर भी थोड़े अलग हो। हमने लाइक और एज टर्म यूज करके कंपेयर किया। मेटाफर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें एज, लाइक इस तरीके के टर्म्स को यूज नहीं किया जाता, ठीक है। ओके, सो ये थे बेसिक फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ से भी जरूर क्वेश्चंस आते हैं। सीक्वेंस जरूरी नहीं है, बस नाम याद रखना। 7 सी होते हैं जो कम्युनिकेशन को बताते हैं कि क्लियर, जो भी आप बात कर रहे हो, किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो क्लियरली प्रेजेंट कीजिए। कंसाइज, मतलब कई लोग होते हैं ना, बात कुछ और कर रहे हैं, स्टोरी कहीं से शुरू हुई खत्म कहीं पर हुई। तो कंसाइज होना चाहिए कि जितने छोटे, जितने कम वर्ड्स में आप अपनी चीजों को क्लियरली प्रेजेंट कर सको, दैट इज कॉल्ड कंसाइज। कंक्रीट की बेस्ट वे में प्रेजेंट करो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट एंड कर्टियस होना चाहिए। तो ये 7 सीज अगर आपके कम्युनिकेशन में होते हैं, तो बेस्ट कम्युनिकेशन उसको माना जाता है। 10 कमेंडमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से अभी पिछले 2-3 एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं। इसको भी बस याद एक बार पढ़ लीजिए, अलग से कुछ याद नहीं रखना। क्लेरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देने से पहले खुद के एंड पर उस चीज को, उस आइडिया को क्लियर कर लेना चाहिए। एग्जामिन द ट्रू पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं ना। लेकिन इस वीडियो में कम्युनिकेशन, इस वीडियो के थ्रू कम्युनिकेशन से पहले मैंने इसका एक ट्रू पर्पस जान लिया है कि आप सभी स्टूडेंट्स चाहते हो कि एग्जाम में कम टाइम है तो फाइनल रिवीजन हम कर लें। तो ये ट्रू पर्पस मैं समझ गई हूँ और उसी लेवल के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। टेक द एंटायर एनवायरमेंट, फिजिकल एंड ह्यूमन इनटू कंसिडरेशन। सो किस जगह पर आप हो, कहाँ पर आप हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, कौन है, उन सब माहौल को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। When valuable, take advice from others while planning communication। किसी से एडवाइस भी ले सकते हो अगर आपको लगता है कि जरूरत है। बी केयरफुल ऑफ द ओवरटोन्स एंड द बेसिक कंटेंट ऑफ द मैसेज, कि आप कहीं बढ़ा चढ़ाकर बातें ना बोलो, इस चीज का ध्यान रखिए। एंड बात का बेसिक कारण क्या, आप किसी को कोई बात बता रहे हो, तो कई बार होता है ना, आप लोगों को भी रिग्रेट होता होगा कि अरे उसको बात बताते बताते कुछ ज्यादा ही बोल गई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दे दी जो कि नहीं देनी चाहिए थी, है ना? तो यही है कि ओवरटोन और बेस्ट कंटेंट जो आप मैसेज का है उस पर ध्यान दीजिएगा। यूज क्रिस्प लैंग्वेज एंड बी क्लियर। जो लैंग्वेज, जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हो वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि सामने वाला भी समझे, एंड टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। फॉलो अप ऑन कम्युनिकेशन, की जरूरी नहीं है आप अकेले ही बोलते रहो, सामने वाले को सुनने का मौका भी देना चाहिए, सामने वाले को सॉरी बोलने का मौका भी देना चाहिए। कम्युनिकेशन विद द फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट इन द माइंड, कम्युनिकेट विद द फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट इन द माइंड। यानी कि अभी आप अगर किसी को, खास तौर पर दोस्तों में ये होता है कि खास तौर पर अगर आप किसी को कुछ बात बता रहे हो, भावनाओं में बहकर ज्यादा नहीं बोल देना। ये ध्यान रखना कि अभी तो मैं बोल रही हूँ, फ्यूचर में इस चीज का मुझ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो भी ध्यान रखना। बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं, ऐसे है कि दो लोग आपस में बातचीत अगर कर रहे हैं और एक बस बोले जा रहा है, दूसरे को वो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, तो आप एक गलत कम्युनिकेटर हो। आपसे दूसरी बार कोई पर्सन बात करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि आप दूसरे पर्सन को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। एक अच्छे लिसनर हो ही नहीं। एग्जिबिट कॉन्ग्रुएंसी। ओके, सो ये ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। सो
सबसे पहला है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा इसको ऐसे याद रख सकते हो, इंट्रा ए है मतलब अपने आप से। जो लोग अपने आप से, कई बार होता है ना, आप रिहर्सल कर रहे हो शीशे के सामने, कुछ डायलॉग्स बोल रहे हो शीशे के सामने, या अपने मन में कुछ सोचते सोचते लोग मुंह में बड़बड़ करने लग जाते हैं। यानी कि पर्सन जो अपने आप से कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा उसके आसपास कोई भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें आप लोग ये भी कर सकते हो, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें भी इंट्रापर्सनल के अंदर आती है, जिसमें आपके आस-पास कोई भी इंसान नहीं है, आप मन में अपने दिमाग में ही कुछ बात सोच रहे हो, दिमाग में ही कुछ डिसीजंस ले रहे हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन विद योर फ्रेंड्स, जिसमें 1-2 इस तरीके के लोग हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। ग्रुप कम्युनिकेशन का तो पता ही है, बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ बातचीत कर रहे हैं, और इस ग्रुप कम्युनिकेशन में हर एक पर्सन को पूरा अधिकार होता है कि वो कम्युनिकेट कर सके, सबको बोलने का पूरा-पूरा इसमें बराबर का अधिकार होता है। अगला है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक पर्सन होता है सेंडर और मल्टीपल होते हैं यहाँ पर रिसीवर। ठीक है? सेंडर, जैसे कि आप भाषण सुनते हो, मोदी जी अगर कभी आ रहे हैं स्टेज पर, तो बहुत से लाखों लोग तो सामने ग्राउंड में बैठकर उनको सुनते हैं, लाखों लोग टीवी में, रेडियो में उनको सुनते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन होता है। आप लोग रेडियो सुनते हो, आप लोग टीवी न्यूज़ देखते हो, एक पर्सन बोलते हैं और लाखों लोग वहाँ पर उनकी बातों को सुनते हैं, ठीक है? और ग्रुप कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रुप में सबको बोलने का बराबर अधिकार होता है। अगला है मीडियम के थ्रू भी कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल होता है मौखिक रूप से बोलकर, जिसमें कि हम वर्ड्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल या तो आप बोलकर कर सकते हो, या फिर लिख कर भी अगर किसी को कोई मैसेज दे रहे हो, वो भी वर्बल ही होता है। अगला है नॉन वर्बल, इसमें वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता, ना ही लिखित रूप से, ना ही मौखिक रूप से, ठीक है? नॉन वर्बल में आप लोग सिंबल्स, इशारे, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हो। अब जैसे मैंने आपको आँखों से इशारा कर दिया, हाथों से इशारा करके बोल दिया कि यहाँ आ जाओ, या हाथों से इशारा करके बोल दिया कि यहाँ पर बैठ जाओ। मैंने वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, बस मैंने हाथ से इशारा किया, आप समझ गए कि मैम हमें सिट सिट डाउन बोल रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स होते हैं, ओरल और रिटन। सो ओरल में एक तो कन्वर्सेशन होता है, चाहे आप लोग टेलीफ़ोन पे बात कर रहे हो, चाहे आमने-सामने फ़ेस टू फ़ेस बात कर रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन वर्बल आता है। हम लोग अभी लेक्चर्स दे रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन है। रेडियो वर्बल कम्युनिकेशन है। शॉर्ट जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है। न्यूज़ लेटर, सर्कुलेटर्स जो होते हैं, ये सब क्या आ जाते हैं, आपके वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स में आता है। नॉन वर्बल में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अपीयरेंस, आप कैसे दिख रहे हो। कई बार बोलते हैं ना कि पर्सन की अपीयरेंस ही बहुत कुछ कह जाती है। तो आपकी अपीयरेंस, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे आप चल रहे हो, कैसे आप ट्रीट कर रहे हो अपने आप को, ये सब चीज़ें बताती हैं आपके बिहेवियर के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये कहता है। साउंड्स, आपकी टोन, आपका वॉल्यूम, आपने कुछ बोला नहीं लेकिन फिर भी आपके एक्सप्रेशंस, किसी चीज़ पे आप क्या रिएक्ट करते हो, ये सब नॉन वर्बल के अंदर आता है। अगला है फिर हमारे पास मेटा कम्युनिकेशन। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, 2 लोग अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों बराबर लेवल पर बोल रहे हैं, बस उसी को मेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है? अब जैसे मान लो किसी पर्सन के साथ आपने आज से 2 साल पहले कुछ बात की होगी। अब आप लोग उसी बात के बारे में फिर बात कर रहे हो कि याद है 2 साल पहले ऐसा हुआ था, 2 साल पहले तुमने ये बोला था, तो वो मेटा कम्युनिकेशन के अंदर आता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बताती हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है? इसके बाद आ जाता है आपके पास पैरालिंग्विस्टिक।
अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये सब टर्म्स के मतलब, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पे शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है? पैरालिंग्विस्टिक्स होता है, काइनेसिक्स भी आता है आपका नॉन वर्बल में। उसके बाद हैप्टिक्स आता है जिसको टच लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद आता है फोनेमिक्स, फोनेमिक्स आ गया। नेक्स्ट आ जाता है ड्रेस एंड अपीयरेंस, ड्रेस एंड अपीयरेंस, देन वी हैव क्रोमैटिक्स एंड लास्ट आ जाता है आइकॉनिक। तो ये 8 टाइप्स होते हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं और एग्जाम में भी बार-बार पूछे जाते हैं। अगला देख रहे थे हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? अब जैसे देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है वो कभी-कभी फॉर्मल भी होता है, कभी-कभी इनफॉर्मल भी होता है। किसी भी ऑफिस में आप लोग जाओगे बिल्कुल टू द पॉइंट, काम से काम का मतलब वाला आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। अब जैसे आप लोग मुझसे कभी बात कर रहे होंगे तो माना फ्रेंडली नेचर किसी एजुकेटर का हो सकता है, लेकिन एकदम से तो मैं आप लोगों के साथ दोस्त नहीं बन जाऊंगी। दोस्तों की तरह अरे यार अबे यार ऐसे बात करने नहीं लग जाऊंगी। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है? द यूज ऑफ राइट लैंग्वेज एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिक्वायर्ड हियर। अब जैसे आप लोग स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हो तो वहां पर कितना स्ट्रिक्टली रहते हो, टू द पॉइंट बात करके वापस आ जाते थे, तो वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें आप लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हो, बहुत कूल माहौल रहता है, यहाँ पर किसी भी तरीके की फिल्टरिंग की जरूरत नहीं होती है। अगला है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड क्या होता है? अपर लेवल से नीचे के लेवल की ओर। अब मान लीजिए आपके स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल ने किसी भी फ्रेशर टीचर से बात कर ली, उनको कोई मैसेज डायरेक्टली डिलीवर किया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अपवर्ड है किसी फ्रेशर टीचर ने डायरेक्टली प्रिंसिपल या जो सीनियर अथॉरिटीज है उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट किया, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। लिटरल कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल भी बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है? अब मान लीजिए किसी कॉलेज में या किसी ऑफिस में 2 डिपार्टमेंट है, एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो एचओडी है, उन्होंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी से बात की। क्योंकि एचओडी है दोनों, दोनों का पावर बराबर है, दोनों की लेवल बराबर है, लेकिन अलग-अलग ब्लॉक में से वो है, अलग-अलग सर्कल में से वो है। दैट इज कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन। Diagonal communication is effective as hierarchical bindings are removed and there is a free flow of information cutting across positioning or the status. तो ये होता है diagonal communication. Next we have, जैसे हमने देखा था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, देख सकते हो ये सब चीजें हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स है। ओके, ये है ग्रुप कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल, और ये है आपके पास मास कम्युनिकेशन के सभी, ये जितने भी है इस वाली साइड पर, ये सब है मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स। आई होप आप लोग समझ गए हो अच्छे से। अभी भी अगर अभी तक कोई डाउट था तो ये इमेजेस देखकर आपको और क्लियर आइडिया हो चुका होगा कि क्या डिफरेंस होता है मास और ग्रुप में। इसमें से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते ही है। ओके, अगला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी हमने देख लिया। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, हाथों से जो इशारे होते हैं। वर्बल नॉन वर्बल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मेडिएटेड और एवमेडिएटेड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑन इट्स पार्ट मोस्टली मास कम्युनिकेशन नीड टू बी मेडिएटेड, ये गलत है। ठीक है, सो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस होता है जिसको एक साथ चल, जैसे कॉल पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से मैं बोल रही हूँ, वहां से आपने रिप्लाई किया, फिर मैंने बोला, फिर आपने रिप्लाई किया। ये सिंक्रोनस होता है कि साथ साथ में दोनों सेंडर रिसीवर दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों मैसेजेस शेयर कर रहे हैं। अभी ये जो वीडियो आप मेरी देख रहे हो ये क्या है? एसिंक्रोनस है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं ही बोल पाऊंगी, आप लोग सिर्फ सुन सकते हो। रिप्लाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है? वहीं अगर हमारा ये लाइव सेशन होता तो इसको सिंक्रोनस कहते,
ठीक है? क्योंकि आप लोग भी उसमें रिप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेशंस। स्टूडेंट्स, अगर आप ऑलरेडी हमारे पेड स्टूडेंट्स हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड होंगे। आप लोगों के साथ ये पीपीटी में शेयर कर दूँगी। ओके, डोंट वरी, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। ये सभी स्टेटमेंट्स जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के से ही मैंने ली है, ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। ये देखो, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। सिंक्रोनस साथ-साथ, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। सिंक्रोनस मतलब साथ-साथ। वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम, ऑडियो, विकीज़, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कौन-कौन से सिंक्रोनस है? वीडियो चैट भी है, वीडियो कॉल पे बात करते हो, वर्चुअल क्लासरूम्स भी है, ज़ूम वगैरह पे जो क्लास ली जाती है, और ऑडियो कॉल्स भी है। विकिपीडिया वगैरह सर्च करते हो, तो सामने से नहीं बोलता। ईमेल में भी ज़रूरी नहीं है कि अभी आपने मैसेज किया, अभी आपको रिप्लाई आ जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, जो कि बहुत बार आए हैं एग्जाम में। ओके, सो देखो इसमें क्या कहा है। ब्लॉग एसिंक्रोनस है, बिल्कुल है। पॉडकास्ट भी एसिंक्रोनस है, ईमेल भी एसिंक्रोनस है, और डिस्कशन फोरम भी एसिंक्रोनस है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को याद रखो, सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि इनफॉर्मल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। इसमें सिर्फ इतना याद रख लोगे, काफी है। ठीक है, सो ये अनौपचारिक संचार यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। एंड ग्रेप वाइन के टाइप्स में आता है सिंगल स्टैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन और क्लस्टर चेन। ठीक है, अब गॉसिप चेन क्या होता है? एक पर्सन ने दूसरे को बोला, दूसरे ने वही बात तीसरे को बोल दी, तीसरे ने वही बात चौथे को बोल दी। तो ए ने जो एग्जैक्ट बात बोली होती है, डी तक पहुंचने पहुंचते उस बात की तो स्टोरी ही आधी चेंज हो जाती है। तो ये ग्रेप वाइन को इसीलिए इनफॉर्मल बोला जाता है कि बात का बतंगड़ बना देता है, ये बात का मीनिंग चेंज कर देता है। बात जो फैल जाती, जितने भी कम्युनिकेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो सब आपके ग्रेप वाइन में आते हैं। ठीक है, टाइप्स है यहाँ पर लोनली शोर, गॉसिप, पॉसिबिलिटी एंड ग्रुप। ओके, सो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेस्ट तभी होता है जब मिनिमम दो लोग तो हो ही। अगर एक ही है तब तो वो इंट्रापर्सनल हो गया। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बेस्ट कम्युनिकेशन माना जाता है। मैसेज जरूरी है, ऐसा नहीं है कि दो लोग मिल गए कि चलो मिलते हैं कुछ बात करेंगे, आगे उनके पास मैसेज ही नहीं है, पता ही नहीं है बात क्या करनी है। कम्युनिकेशन में बी रिटन, ओरल एंड जेस्चर। दो वे प्रोसेस होता है कि अगर एक बोल रहा है तो दूसरे सुने, जब दूसरा बोल रहा है तो पहला अच्छे से सुने, बात नहीं काटनी है, तभी बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। कम्युनिकेशन में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। सो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिटेल में देख ली है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल मॉडल द कम्युनिकेशन अप्रोच इज कंसीडर्ड एज। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएगा। आगे हम आगे पढ़ेंगे कि बिहेवियरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। ये देखो, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में से पूछे गए हैं। ठीक है, आंसर इसका बी है, आप लोग देख लीजिए। ओके, सो अब हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की। अब ना बहुत सारे फिलोसोफर्स ऐसे थे जिनके हिसाब से उनको लगता था कि कुछ को लगता था कम्युनिकेशन ये है, कुछ को लगता था कम्युनिकेशन वो है। तो उन सब ने क्या किया, अपने इस कम्युनिकेशन के मॉडल्स को बना दिया। अब जैसे बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल के हिसाब से कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों की जरूरत है। एक स्पीकर, यानी कि एक बोलने वाला पर्सन, एक रिसीवर जो उस मैसेज को सुनने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए तैयार हो, और एक होना चाहिए प्रॉपर मैसेज या फिर प्रॉपर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। तो एरिस्टोटल का कहना था कि सिर्फ तीन चीजें अगर हमारे पास है तो हम अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्क्रमिन 1964 में उन्होंने ये कहा था। उन्होंने कम्युनिकेशन को फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का नाम दिया था।
ठीक है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने इसको दो हिस्सों में बांटा था। एक तरफ सोर्स वाला हिस्सा था, यानी कि सेंडर वाला हिस्सा था, और दूसरी तरफ डेस्टिनेशन वाला हिस्सा था, यानी कि रिसीवर वाला हिस्सा था। इनका ये कहना था कि सेंडर और रिसीवर है, हमारे पास मैसेज भी है, लेकिन मैसेज को पहुंचाना कैसे है, उसका मीडियम क्या होगा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस टर्म किन्होंने शेयर की थी, किन्होंने बताई थी, तो वो आंसर होना चाहिए स्क्रम आपके पास 1964। कार्ड्स 1957 में ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन इंटरमीडियरी एक मॉडल होता है। ये मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ही टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ गेट कीपर्स एंड इंटरमीडियरीज और सेंसरी ग्रुप्स। वो कहते हैं कि एक स्पीकर होता है, एक ऑडियंस होती है, और बीच में गेट कीपर को होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका नाम दिया गया था एन इंटरमीडियरी मॉडल, एंड ये प्रेजेंट किया गया था कार्ड्स के द्वारा। अगला शैनन एंड वीव 1949 में इन्होंने ये कहा था, इन्होंने विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें कि मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट किया गया था। ओके। अब इन्होंने कहा कि सेंडर है, मैसेज अच्छे से दे रहे हैं, रिसीवर भी है जो मैसेज सुनने के लिए तैयार है, हमारे पास मैसेज भी है, लेकिन मैसेज के बीच में नॉइज सोर्स भी तो हो सकता है, उसका क्या करेंगे। सो नॉइज सोर्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो शैनन एंड वीवर ने प्रेजेंट किया था। कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल में 7 कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। यूरिटिकल, सेमियोटिक, फिनोमिनोलॉजिकल, साइबरनेटिक्स, सोशियो साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल और क्रिटिकल, ये 7 चीजें यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी। अगला है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो इसमें आप देख सकते हो द ट्रांजैक्शनल मॉडल proposes that communication between two or more people occurs in an ongoing exchange of messages। ट्रांजैक्शन ऐसे होती है, अब आप देखो, पैसों की ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना हम, कैसे होती है, आपने एक को दिए, फिर वहां से पैसे घूम घूम के गोलमोल होकर आपके पास आ जाते हैं। वैसे ही एक पर्सन अगर मैसेज दे रहा है दूसरे पर्सन तक, तो दूसरा पर्सन जब उनको फीडबैक दे रहा है, उसी मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, करते करते बात कहाँ से कहाँ चेंज हो जाती है, ये सब चीजें ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर आती है। इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन एक बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है। इसके अलावा ट्रांजैक्शनल में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, आप उसको देख सकते हो। द ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, द एलिमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। ए ने कुछ बात कही, बी ने सुन ली, जब बी रिप्लाई करेंगे उसके बाद ही ए फिर अगला सेंटेंस इसमें बोल पाते हैं, तब तक उनको पता नहीं कि वो क्या बोले। ओके। नेक्स्ट इज, देखो क्वेश्चन है, अ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, बिल्कुल सही है। टीचर ने कुछ बोला, स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे, उसके बाद टीचर उनको फीडबैक देंगे कि आपने सही बोला या गलत। अगर सही था तो टीचर और एक्सप्लेन करेंगे, गलत था तो भी एक्सप्लेन करेंगे। इसका कारण ये है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। ये तो होता ही है, क्लासरूम में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं एज अ टीचर। अब देखो आप लोग प्रोफेसर बनने वाले हो, क्लासरूम में किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे बच्चे पूछ रहे हैं, इससे से पता चलता है कि किस लेवल की लर्निंग यहाँ पर हो रही है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन पहली स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है मास मीडिया एंड सोसाइटी। कम्युनिकेशन में मास मीडिया एंड सोसाइटी के मेन कैरेक्टरिस्टिक से हम शुरू करेंगे, जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर, ऑडियंस इज लार्ज। मास मीडिया में हमेशा लार्ज ऑडियंस होती है एंड हिट्रोजीनियस होती है। अब देखो मास कम्युनिकेशन मैंने आपको क्या बताया, एक सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर्स हैं,
ठीक है? तो इसीलिए ऑडियंस यहाँ पर लार्ज और हेटेरोजेनियस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप की ऑडियंस है। अब जो न्यूज़ सुन रहे हैं उसमें हर एज ग्रुप के लोग होंगे, हर जेंडर के लोग होंगे, हर सिटी, हर लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। तो इसीलिए मास मीडिया एंड सोसाइटी की पहली कैरेक्टरिस्टिक यही है। तीसरा है द सोर्स इज एन इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल। अब सोर्स का मतलब क्या है? जहाँ से आपको मैसेज मिल रहे हैं। अब आप किसी न्यूज़ को सुन रहे हो, तो न्यूज़ कोई पर्सनल एंड पे तो कोई पर्सन आपको देगा नहीं। वो किसी ग्रुप या किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही आप तक पहुँचाई जा रही है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि सोर्स हियर इज़ एन इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज यूज्ड टू रिप्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म, कुछ प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग इधर अच्छे से की जाती है। इसको मेडिएटेड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मेडिएटेड कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा मीडिया है। अब देखो, आप लोगों ने सोशल मीडिया टर्म तो सुनी होगी। मास मीडिया में भी क्या होता है, बहुत सारे लोगों तक अगर आपने इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, न्यूज़ पहुंचानी है, तो उसके लिए मीडिया की ज़रूरत होती है। तो 4 तरीके के ऐसे मीडिया होते हैं जिससे ऑडियंस तक ईज़िली हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। एंड इसके लिए सबसे पहले यूज़ होता है मीडिया रीच। ओके। मीडिया रीच के बाद यूज होता है मीडिया एक्सेस। कि पहला है कि कहाँ कहाँ तक के लोगों तक उस मीडिया का एक्सेस है, उस मीडिया की पहुंच है, फिर कैसे लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा हमारे पास मीडिया एक्सपोजर। नेक्स्ट इज मीडिया इफेक्ट्स। ओके, सो ये 4 वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग इजीली मीडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास मीडिया के केस में। अब देखो, इवैल्यूएशन भी तो हुआ है मास मीडिया का। पहले क्या होता था? प्रिंट मीडिया को यूज किया जाता था, जैसे कि बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, उन्हीं के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाती थी। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स होते थे, इसके अलावा सिनेमास होते थे, ठीक है? टीवी था, इंटरनेट था। तो ये सब चीजों के थ्रू पहले क्या होता था? इंफॉर्मेशन दी जाती थी। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को तो यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़े से हायर लेवल पर। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या करता है? लाइव आपको कहीं पर भी चीज़ें पहुँचा सकता है। एक साथ बहुत सारे लोगों को लाइव कंटेंट दे सकता है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे टाइप की टेप्स एंड डिस्क को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है? पब्लिशिंग को यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर गेम्स को यूज़ किया जाता है। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मास मीडिया सोसाइटी की जब भी हम बात करते हैं, तो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ टर्म्स पूछी जाती है। जैसे कि एक टर्म आ जाती है गेट कीपर। Gatekeeper. This refers to persons working in different mass media, and they have the responsibility to decide such as what should get printed, produced and broadcasted. Gatekeepers होते हैं। अब जैसे देखो, किसी भी न्यूज़पेपर पब्लिशिंग टाइप की जो कंपनीज होती है, वहां पर अगर आप लोग जाओगे ना, तो आप देखोगे ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ न्यूज़ दी और सीधा बोल दिया प्रिंट कर दो। बीच में 3-4 लोग उसको क्रॉस चेक करेंगे कि अच्छा ये न्यूज़ वैलिड है या नहीं, इसको प्रिंट करना चाहिए या नहीं, कौन से पेज पे प्रिंट करना चाहिए। तो ये गेट कीपर्स का इनको नाम दिया गया है। दूसरी टर्म यूज की जाती है एंट्रोपी। द टेंडेंसी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम टू मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ ऑर्डर टू डिसऑर्डर और चाउस इज कॉल्ड एंट्रोपी। प्राइम टाइम क्या होता है? एक ऐसा टाइम होता है ड्यूरिंग विच द मीडिया हैव देयर लार्जेस्ट ऑडियंस। अब आपने देखा होगा न्यूज चैनल वगैरह वालों के जो बेस्ट एंकर्स होते हैं और बेस्ट न्यूज होती है, वो रात को 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आती है, क्योंकि वो प्राइम टाइम होता है। वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर सबसे ज्यादा ऑडियंस एक्टिवेट होती है। अब जैसे हमारे ये वीडियोस है, हालांकि मेरी क्लास का टाइम 3 PM है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर हम देखें, तो वो रात में 8 बजे के 8 बजे से लेकर के 11-12 बजे के बीच में मेरे वीडियोस को देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्राइम टाइम होता है। ओके। अब मास मीडिया एंड सोसाइटी, मास मीडिया का
हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना भी ज़रूरी है। तो पहले तो वो जर्नलिज़्म पर फ़ोकस करते हैं, एडवोकेसी आती है, एनरिचमेंट, सोशलाइज़ेबिलिटी, एजुकेशन, ये सब चीज़ें होती हैं मास मीडिया की जो कि सोसाइटी पर प्रभाव डालती ही है। ठीक है? अब ना मैं आपको कुछ नाम बताने वाली हूँ, सिर्फ़ उनका नाम याद रखिएगा, डिटेल में हम नहीं जाएँगे। मास मीडिया की कुछ थ्योरीज़ होती हैं, ठीक है? जिनके नाम अभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। हाइपो, इसको पहली थ्योरी का नाम है, ओके, पहली थ्योरी का नाम है हाइपोडर्मिक थ्योरी, जिसको कि बुलेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी थ्योरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसको कि इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी भी कहा जाता है। तीसरी इसी के अंदर आती है, साइकोलॉजिकल के अंदर ही आती है आपके पास सेलेक्टिव एक्सपोज़र, और साथ में ही आ जाता है सेलेक्टिव परसेप्शन। ठीक है, बस इस ग्राफ की तरह इसको नोट करके याद रख लीजिए, डिटेल में मत जाना। ओके, इसके साथ ही फिर तीसरी थ्योरी है पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी, पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी। नेक्स्ट वी हैव सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिफ्थ है हमारे पास नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ब्लॉगिंग, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, आर्कीव साइट्स, आपको बताना है। देखो न्यूज़पेपर क्या है, प्रिंट मीडिया है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया है। इसके बाद जैसे ब्लॉगिंग आप देख सकते हो, सोशल मीडिया में ब्लॉगिंग होती है। टेलीविजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आर्कीव साइट्स क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब साइट की बात है तो www ही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन की, यानी कि कक्षा का संचार। फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन के बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है कि मैसेज को कैसे फॉर्मुलेट किया जाए, मैसेज को कैसे बनाया जाए। दूसरा है मैसेज की एनकोडिंग करना, एनकोडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा है ट्रांसमिशन, कि कैसे मैसेज को ट्रांसमिट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है। अगला है मैसेज की डिकोडिंग करना, एंड डिकोडिंग के साथ साथ उसको इंटरप्रेट करना। एंड पांचवें नंबर पर आ जाता है फीडबैक। फीडबैक के साथ-साथ 5वें नंबर पर ही इवैल्यूएशन, यानी कि उसका मूल्यांकन करना भी ज़रूरी होता है। सो कम्युनिकेशन जो होता है क्लासरूम का, उसको इस तरीके से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ओके? सो क्लासरूम कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले एज़ एन एजुकेटर आप लोगों को ये समझना होता है कि किस लेवल के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो, क्या डिफ़िकल्टी लेवल बच्चे समझ पाएँगे, किस तरीके से आपको अपनी बातों को प्रेज़ेंट करना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है, ठीक है? अब जैसे छोटे बच्चों को आप इतनी स्पीड में यूजीसी नेट लेवल का पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे, और पढ़ाना भी नहीं चाहिए। वहीं अगर आप यूजीसी नेट और सेट लेवल के बच्चों को छोटे बच्चों की तरह ABCD लिख-लिख कर, मैसेज ऐसे पूरा लिख-लिख कर, आराम-आराम से पढ़ाएँगे स्पेलिंग बोल-बोल कर, तो क्या ऐसे कभी क्लियर हो पाएगा एग्ज़ाम? नहीं हो पाएगा। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में एज़ एन एजुकेटर ये चीज़ समझना है कि किस लेवल के, किस कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाले बच्चे आपके पास हैं, एंड कैसे आपने उन पर फ़ोकस रखना है। एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो एजुकेशन होती है उसके कुछ फेजेस होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि पहला है नेगेटिव एंट्रोपी। ओके, एग्जाम में आया है ये बहुत बार। उसके बाद आ जाता है फीडबैक, उसके बाद आ जाता है स्टेडी स्टेट, स्टेडी मतलब फिक्स्ड स्टेट, एक लेवल पर अगर आप लोग रुक जाते हो। अगला आ जाता है डिफरेंशिएशन, अगला आ जाता है आपके पास टेलियोलॉजी, एंड नेक्स्ट इज हायरार्की।
ठीक है, सो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन में नॉइज़ बहुत हायर लेवल पर रहता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल नॉइज़, फिज़िकल नॉइज़, अम, फिजियोलॉजिकल नॉइज़, सिमेंटिक नॉइज़, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ इंटेंडेड टू मेक लर्नर्स एक्वायर न्यू, नई चीज़ें क्या-क्या सीखते हैं बच्चे, नॉलेज भी बढ़ता है, बिहेवियर भी आता है, सॉफ्ट स्किल्स भी बढ़ती है। अग्रेसिव गुस्से वाला एटीट्यूड तो नहीं बच्चों को हम सिखाते क्लास में, हाइपर रिएक्शन एकदम से गुस्सा होकर रिएक्ट करना भी नहीं सिखाते, तो एबीसी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन आते हैं। अगला इज बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार की बाधाएं। अब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच में बाधाएं तो होती है। एक बाधा ये हो सकती है कि आसपास शोर बहुत है। मैं जितना मर्जी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रही हूँ, आपको जितना मर्जी शौक है उस स्टोरी को सुनने का, लेकिन आसपास माहौल वैसा नहीं है, आसपास शोर बहुत ज्यादा है, तो वो एक बैरियर बन जाता है, वो एक बाधा बन जाती है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर ना स्टूडेंट्स बेसिकली आपका लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर के अंदर आता है। ये अलग से कोई टाइप है नहीं। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर, यानी कि एक कल्चर का इंसान क्या किसी दूसरे कल्चर के इंसान से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस होगा। अब नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियंस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है साउथ, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि साउथ इंडियंस को हिंदी नहीं आती, एंड मोस्टली नॉर्थ इंडियंस को उतनी क्लियर इंग्लिश नहीं आती, आती होगी बट साउथ इंडियन लेवल पर नहीं वो कर पाएंगे। तो वे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के ऊपर बैरियर आ जाता है। और कल्चरल बैरियर, अगर किसी का कल्चर ही अलग है तो वो बैरियर तो होगा ही। ओके, साइकोलॉजिकल बैरियर्स में हमारे पास आ जाते हैं कुछ चीजें, जैसे कि सेल्फ इमेज, स्टीरियोटाइपिंग, फिल्टरिंग, कॉग्निटिव डिसऑरेंस, ये सब चीजें आती है साइकोलॉजिकल बैरियर में, जो कि मेंटल एबिलिटीज, किसी के बिहेवियर और पर्सनालिटी से रिलेटेड होती है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आ जाता है साइज, डिस्टेंस। अगर दो लोग बहुत दूर हैं तो उतने अच्छे से वो कम्युनिकेट बात नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू दो लोग बिल्कुल साथ में अगर रोज रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी, लैक ऑफ कॉपरेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिस्टेंस, साइज, ये सब इसमें आता है। देन वी हैव कल्चरल। कल्चरल बैरियर मैंने आपको बताया, कल्चरल और सिमेंटिक एक साथ है। फिजिकल बैरियर क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर में आता है जैसे कि सब्जेक्टिव स्ट्रेस, मीडियम अनफैमिलियर, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि चलो, एकदम से मैंने आपको बोल दिया कि चलो जूम पर एक मीटिंग करते हैं। अब आप लोगों को पता ही नहीं है, ज़ूम ऐप डाउनलोड तो कर ली, पता ही नहीं है आगे कैसे यूज़ करना, कहाँ से लिंक शेयर करना, कैसे वीडियो एक्टिव और डीएक्टिवेट करना। तो ये फिज़िकल बैरियर होता है कि कैसा फिज़िकल एनवायरनमेंट आपको दे दिया जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन में वो थोड़ा-सा चाहे कम टाइम के लिए लेकिन बैरियर के रूप में काम करता ही है। साइकोलॉजिकल बैरियर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके? ओके स्टूडेंट्स, सो ये देख सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर? फिजिकल, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल। ठीक है, सो फिलोसॉफिकल नाम का कोई भी बैरियर होता ही नहीं है, दार्शनिक बैरियर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज सिमेंटिक बैरियर? सिमेंटिक बैरियर फंक्शनल होता है, नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल होता है, नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? उसमें आता है साइज, डिस्टेंस, ये सब चीजें जो बताई। फॉल्टी ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर, फॉल्टी ट्रांसलेशन अंदर इसके आती है। यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज और अनक्वालिफाइड असम्पशंस। अब जैसे मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से हायर लेवल पर पढ़ाने लग जाऊँ, जो कि आप पहली बार नेट दे रहे हो, सेट दे रहे हो, आपको नहीं समझ आएगा। अब जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, मेरा पेपर टू कंप्यूटर साइंस है, तो आईसीटी पढ़ाते समय हम बिल्कुल बेसिक टर्म्स को यूज़ करके आपको पढ़ाते हैं, तो वो सिमेंटिक बैरियर नहीं होता। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर साइंस लेवल की हायर टर्म्स को यूज़ करूँ, तो वो एक सिमेंटिक बैरियर बन जाएगा आपकी और हमारी कम्युनिकेशन के बीच में। ओके, सो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन में ऑब्स्टेकल्स की तरह ये काम करते हैं। कन्वेंशनल मीडिया ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन लैक फेस टू फेस इंटर इंटरेक्शन। ठीक है, न्यूज़पेपर, रेडियो वगैरह होता अच्छा है, उसमें कंटेंट भी अच्छा है, यूजर भी बहुत है, डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छे से होता है, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाती।
ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल कहा जाता है इंटरनेट कम्युनिकेशन को। इंटरनेट के थ्रू ब्लडलेस कम्युनिकेशन होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि गलती से मुझसे कुछ मिस हो गया है, आप बेझिझक मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को कवर कर लूँगी। सेशन पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिए एंड अगली कौन-सी यूनिट चाहते हो इमीडिएटली वो भी मुझे बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।